वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज डिस्टेंस पाथवेज। और आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ एमसीयू 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टर्म इन जून 2026 के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये पेपर बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होता है थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए, और वैसे छात्रों के लिए जो सेकेंड ईयर में, या वैसे छात्रों के लिए जिनका पेपर बैक लग चुका है। सो अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं, हमारे ग्रेड कार्ड बोलते हैं और हम हमेशा से ये कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं वीडियो को बिना लेट किए कि इसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। हाँ, नंबर्स में मैं 30 बोल रहा हूँ क्योंकि 30 इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कई तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इस वजह से मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 रखे हैं, जिसको अगर आप कंसाइज करेंगे, प्रीसाइज करेंगे तो ये क्वेश्चंस 20 से 25 ही रहेगा। ठीक है, अब इस पेपर का कोड देखते हैं। पेपर का कोड है MCO3। ये पेपर बच्चों अब बीकॉम में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। लास्ट सेमेस्टर में आपको 4 साल वाले प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पेपर का नाम क्या है? रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इस पेपर का थीम क्या है बच्चों? इस पेपर को पढ़ने से होगा क्या? इस पेपर को पढ़ने से आप एक अच्छा रिसर्चर बन सकते हैं, एक रिसर्च डिजाइन करने आ सकता है। आप बहुत सारे डेटास के बारे में जानेंगे, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, आप किस प्रकार से अपने कैलकुलेशंस को काफी ज्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं, रेस्पोंडेंट्स को आप अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट वर्क, अगर आप कोई भी तरह का प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं तो उसमें इस पेपर का बहुत ही खास रोल है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेथड ऑफ रिसर्च, और ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या है बच्चों और उसके मेथड्स क्या क्या है, और आपको कितने तरीके से आप वो मेथड्स को देखते हैं और करते हैं। चलिए इसके आंसर्स को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। आंसर में सबसे पहला आंसर है, देखिए बच्चों, कि रिसर्च क्या है। ठीक है, जब भी रिसर्च पूछ दिया, मेथड पूछ दिया, तो सबसे पहले आप रिसर्च बताएंगे ना कि क्या होता है। तो रिसर्च एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है जो ये डिस्कवर कर रहा होता है कि आपके फैक्ट्स कितने सही है और आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या अच्छा है या नहीं है, आपको वेरीफाई कर रहा होता है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। द सक्सेस ऑफ एनी रिसर्च स्टडी लार्जली डिपेंड अपॉन द मेथड अडॉप्टेड बाय द रिसर्चर। मतलब किसी भी रिसर्च में सक्सेस अगर मिलेगा तो क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने कौन सा मेथड उसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ए रिसर्च मेथड रेफर्स टू द स्पेसिफिक टेक्निक और प्रोसीजर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, मतलब डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, एंड डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब बच्चों इसमें रिसर्च मेथड में अगर हम देखें तो रिसर्च मेथड से क्या होगा कि रिसर्चर के लिए क्या हेल्प मिलेगा? इसमें डाटा एक्यूरेट कलेक्ट होगा, फैक्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं, वैलिड कंक्लूजन दे सकते हैं, एरर्स को हटा सकते हैं, इंप्रूव रिलायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। ठीक है, अब मेथड्स में अगर आप देखें रिसर्च के तो क्या क्या मेथड्स है? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड पहला मेथड। ठीक है, इसमें इसके फीचर अगर आप देखें तो क्या हो सकता है? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स, studies past development and systematically helps understand social and economic changes। और इसके अगर सोर्सेस पे जाए तो कहां से आपको मिलेगा? गवर्नमेंट रिकॉर्ड, न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर्स, हिस्टोरिकल बुक्स, आर्चीव्स, यहां से आप खोज सकते हैं। ठीक है, वही अगर हम दूसरा मेथड देखते हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। इस रिसर्च में आप कैसे इसको करेंगे, क्योंकि इसमें करने के लिए आपको बिहेवियर, एटीट्यूड और ओपिनियन का जरूरत होता है। ठीक है, ऑफ अ ग्रुप और अ सिचुएशन। ठीक है, इसका फीचर हो गया फोकसेस ऑन व्हाट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है उस पे, और कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आप मुंह से सुन रहे होंगे। ठीक है, फिर तीसरी मेथड की अगर हम बात करें दैट इज, कहां गया, सॉरी अब मैं आगे बढ़ गया, एनालिटिकल रिसर्च मेथड। ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च मेथड में क्या हो गया कि द रिसर्चर यूजेस ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट्स टू इट मेक री इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको देखना है। ठीक है, उसको एनालिसिस करना है, फिर जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो उसमें जरूरी होती है। ठीक है, सेकेंडरी डाटा एक्सटेंसिवली इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। ठीक है, इसमें
क्या कहा गया है बच्चों की इट कंडक्ट टू टेस्ट काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल कंडीशंस में इसको किया जाता है। includes control and experimental groups, scientific and objective in nature, common in science and psychology। दोनों इसमें लगेगा, साइंस एंड साइकोलॉजी, ठीक है। फिर वहीं अगर हम दूसरे में जाते हैं दैट इज सर्वे रिसर्च मेथड, जिसमें आप सर्वे करते हैं क्वेश्चनर के जरिए, इंटरव्यू के जरिए, रेस्पोंडेंट्स को चुनते हैं, ठीक है। छठा रिसर्च करने का तरीका है केस स्टडी मेथड, ठीक है। बहुत सारे केसेस को आप स्टडी करेंगे और फिर उसको करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। फिर इसके बाद है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, जो कि आपको ओपिनियंस, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मोटिवेशन से मिलेगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव, जिसमें डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कॉम्पैरेटिव रिसर्च मेथड, इसमें भी दो या दो से ज्यादा ग्रुप, सिचुएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इसके टाइप्स को डिस्कस कर लिए। बस इसको आपको ऐसे ही पढ़ लेना है। हमारे दिए गए सजेशंस पीडीएफ में अवेलेबल है बच्चों, उसके आंसर्स के साथ। अगर आपको बाय करना है तो छोटे से नॉमिनल अमाउंट के बाद आप उस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों कि सर्वे रिसर्च क्या होता है, ठीक है। सर्वे रिसर्च से आप क्या समझ रहे होते हैं, ठीक है। सर्वे रिसर्च जो मैंने बताया, रेस्पोंडेंट्स वाली बात, ठीक है। फिर बिजनेस रिसर्च प्रोसेस क्या हो गया, बिजनेस में रिसर्च प्रोसेस कैसे हम लोग करेंगे उसको लिखना है। एक रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है उसको बताना है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है, जो बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है और इस बार भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। फिर इसके बाद है रिसर्च का एक डिजाइन आप कैसे तैयार करेंगे वो बताना है, ठीक है। प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल डिजाइनिंग अ क्वेश्चनर, क्वेश्चनर जब आप प्रश्नावली तैयार कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर कुछ डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, इंटरनल एक्सटर्नल डाटा, शेड्यूल और क्वेश्चनर, ठीक है। प्री टेस्टिंग द ड्राफ्टेड क्वेश्चनर वो क्या हो गया, रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या हो गया। फिर इसके स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के बीच का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दीजिए। क्लस्टर सैंपलिंग, एडिटिंग ऑफ डाटा, टैबुलेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन रिसर्च वर्क, वेरिएशन और स्क्यूनेस, इसमें बच्चों इससे कुछ न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कभी भी पूछा गया ही है, ठीक है। कभी भी कहने का मतलब है कि कई बार इसको आप देखे हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें आपको डिफरेंस पूछ दिया जाए तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोरिलेशन से क्या समझ रहे हैं उसके सारे डायग्राम्स को आपको नोट रखना है, याद रखना है, इसमें सब मैंने ऐड ऑन करा है, ठीक है। फिर टाइम सीरीज वाला क्वेश्चन, रिग्रेशन वाला क्वेश्चन, फिर इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स वाला क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर क्या होता है। अब शॉर्ट नोट्स का मंजर में देखिए, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, प्लेसिंग ऑफ इंडेक्सेस, डिफ्लेटिंग, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट, सोर्सेस ऑफ डाटा, चैप्टर प्लान, ची स्क्वायर टेस्ट जो हमेशा पूछा गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, वो वाला क्वेश्चन। फिर व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिकल मेथड वो बताना है, पॉलिसी बताना है, रिपोर्टिंग बताना है, और एक रिपोर्ट क्या हो रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज जो आपको शॉर्ट नोट्स में भी मैंने दिए। मतलब बहुत वैसे क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। सो बच्चों अगर आप ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं ना इस पेपर के लिए, MCO 3 के लिए, तो नो डाउट आप एक अच्छा मार्क्स सिक्योर नहीं करेंगे, बेहद अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे, वो भी 80 to 90% मार्क्स सिक्योर कर लेंगे बिना न्यूमेरिकल्स को टच किए। न्यूमेरिकल्स एक ही आते हैं बच्चों क्वेश्चंस, अगर आप देख रहे हैं पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कभी कभी 2 मैक्स पूछ दिया गया, लेकिन ज्यादातर आपको एक ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। उसमें भी इग्नू हमें बहुत सारा ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, 10 क्वेश्चन में से हमें कुल 8 क्वेश्चन ही करने होते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि इन क्वेश्चंस को अगर आप करके जाते हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपके टर्म एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आप एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके ये पीडीएफ हमसे ले सकते हैं एक छोटे से नॉमिनल के बाद। सो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।